ठीक है। सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं हिंदी विषय के बारे में यहाँ पर पाठ पढ़ाना चाहता हूँ। मार्क्स परसेंटेज किस प्रकार हमको इम्प्रूव करना है। बहुत सारे बच्चे दिन रात पढ़ते हैं फिर भी मार्क्स नहीं आते, क्यों? ये वजह क्या है? हम गलती क्या कर रहे? हमको हार्ड वर्क करना नहीं है, स्मार्ट वर्क करना है। कैसे बोले तो अब हिंदी को क्या समझते ज्यादातर बच्चे, हिंदी बहुत इजी है, हम एक बार भी अगर पढ़े बोले तो हम लिख सकते हैं। ऐसे हमारे अंदर एक घर करके माइंड में बैठे सो है, उसे हमें फर्स्ट निकालना है बाहर, क्योंकि सभी सब्जेक्ट मार्किंग कवर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हिंदी इजी है बोल के हम पढ़ने का छोड़ देते, वो गलती मत करिए। कैसा होता बोले तो एग्जाम्पल 8 ऑब्जेक्टिव रहते हिंदी में, आप थ्योरी में 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स सभी कैसा तो क्या तो भी करके लिखे तो 3 के जगह पे 2 तो मिलते, 2 के जगह पे 1 तो मिलते। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है इसमें एग्जैक्ट लिखना पड़ता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने रहते, आपको मुंह से बोलने आ रहा है लेकिन आंसर को पहचानने में दिक्कत हो रहा। एग्जाम्पल कैसा आते बोले तो आगे का विलोम शब्द, इस प्रकार क्वेश्चन आता। देखिए कैसा आता क्वेश्चन, आगे शब्द का, आगे शब्द का विलोम शब्द, बोल के क्वेश्चन आता। 4 ऑप्शंस रहते हैं यहाँ पर, पीछे 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 पीछे, इस प्रकार ऑप्शंस आते। लेकिन सभी को पता है आगे शब्द का विलोम शब्द बोले तो पीछे बोल के, लेकिन पीछे में कौन सा मात्रा आ रहा, ये बच्चे जानने में बहुत गलती करते हैं। नहीं तो क्या करते, फर्स्ट है हाँ ये है बोल के फर्स्ट लिख देते हैं, लेकिन ये गलत होता है क्योंकि प्रोनाउंस के ऊपर डिपेंड होता है। आगे बोले तो पीछे, पीछे बोले तो कौन सा मात्रा आता। अगर हम ये वाला लिखे पीछे होता, ये पीछे बोले तो प्रोनाउंस रॉन्ग होता, आंसर भी रॉन्ग होता। ये नीचे और पीछे है, पीछे ये भी रॉन्ग होता, ये पीछे है ये भी रॉन्ग होता। सही आंसर पीछे ये लिखे तो आपको करेक्ट मार्क्स मिलता। इसी बच्चे ज्यादातर यही गलती करते हैं, और ये कितना इजी आया, फर्स्ट ऑप्शन है, सडनली क्या करते हैं इसको लिख देते हैं, 1 मार्क्स गवाते। सिर्फ एक मात्रा के वजह से 1 मार्क्स जाता। हिंदी जितना इजी है उतना ये टफ भी है, इसीलिए फर्स्ट हमको मात्रा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है घर का बहुवचन रूप बोल के और एक आता, घर का बहुवचन रूप। यहां पर भी ऑप्शन सेम देते हैं, सभी को पता है फिर भी पहचानने में क्या करते, इधर दिक्कत करते। अब फर्स्ट ऑप्शन रहता है घरों, सेकंड ऑप्शन रहता है घरे, थर्ड ऑप्शन रहता है घर, फोर्थ ऑप्शन रहता है घरे अथवा घरियां। इस प्रकार कुछ तो भी देते, लेकिन हमको सही क्या है पहचानना है। हम क्या करते हैं, बहुवचन बोलते ही एक ही मात्रा लगाना है। कई बच्चों के माइंड में वही है, सर एक वचन बहुवचन में क्या है सर, सिर्फ इधर जो रहता है उसको एक ही मात्रा लगाए तो वही बहुवचन होता है। ये गलत है। कई चीज ऐसे हैं एक वचन में भी और बहुवचन में भी वही रहता है। घर सिंगल रहे तो भी घरिच बोलते हैं, बहुवचन में आए तो भी घरिच बोलते हैं। इसलिए ये घरों रॉन्ग होता, घरे रॉन्ग होता, घरिया रॉन्ग होता, सही आंसर घर होता। इसलिए ऐसे चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम स्कोर कर सकते हैं। नहीं तो एक एक मार्क्स ऐसे माइनस माइनस होते होते परसेंटेज पूरा नीचे आते हैं। इसीलिए हम
ध्यान में ये रखना चाहिए कि बूंद बूंद से बन जाता है सागर, एक एक मार्क्स भी इंपॉर्टेंट है, एक भी छोड़ना नहीं। इसीलिए ऐसे मात्रा को आप ध्यान में रखकर आगे आना चाहिए। और एक है कारक के चिन्ह बोल के आते हैं, कारक के चिन्ह, इसमें 8 चिन्ह आते हैं, लेकिन 2 कारक को 8 चिन्ह आते हैं, 2 कारक को सेम है। जैसे बोले तो करण कारक, इसका भी चिन्ह से है, और अपादान कारक, इसका भी चिन्ह से है। लेकिन बच्चों को कंफ्यूज है, अगर एग्जाम में आए तो कौन सा हम समझ लेना, ये बहुत सारे बच्चे गलतियां करते। इसीलिए फर्स्ट हम एक करण कारक बोले तो क्या, अपादान कारक बोले तो क्या, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब दोनों भी शेष है, लेकिन हम कैसे पहचानना सर ये करण कारक का चिन्ह है या अपादान कारक का चिन्ह है। इसीलिए हम कौन सा भी अगर काम करते हैं, काम करने के लिए हमें साधन होना चाहिए, जो साधन का जरूरी होता है उसे हम करण कारक कहते हैं। उदाहरण, अब रीटा कलम से लिखती है, देखो रीटा कलम से लिखती है, रीटा कलम से लिखती है, यहां पर ये शे जो है करण कारक का चिन्ह है। कैसा बोले तो हमको लिखना है, लिखने के लिए एक साधन की जरूरत है, इसीलिए यहाँ पर एक कलम जो है एक साधन है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, करण कारक बोलते हैं। और अपादान कारक भी आता, उसका भी चिन्ह शेष है। लेकिन सर अपादान कारक को हम कैसे पहचानना, अपादान कारक का अर्थ होता है एक स्थान से वस्तु हो या इंसान हो, वो अलग अलग होने का सूचना देना, यहां से हट जाना यानी दूर होना। अब उदाहरण, पेड़ से फल गिरा, यहां पर भी शेष आ रहा, लेकिन यहां पर अलग होने का सूचना दे रहा। जैसे पहले फल क्या था, पेड़ को था, अब पेड़ से फल गिरा यानी पेड़ से फल अलग हो गया, इसीलिए ये से अपादान कारक होता है। ज्यादातर बच्चे ये दोनों में कंफ्यूज कर लेते हैं। सर आप इस बोले थे ना सर शे आता इसका चिन्ह बोल के, ठीक है शे चाहता, करण का चिन्ह भी शे चाहता, अपादान कारक का भी चिन्ह शे चाहता, लेकिन दोनों का व्यत्यास जो है वो जानना हमको बहुत जरूरी है। वहां पर साधन आ रहा, यहाँ पर अलग होने की सूचना दे रहा, ये माइंड में रखकर हमको एग्जाम में ये करने का रहता। इस प्रकार ये गलतियां आप मत कीजिए, ऐसे छोटे छोटे गलतियों की वजह से मार्क्स कम होते हैं। 6 सब्जेक्ट में आपको सबसे इजी 100/100 कवर करने के लिए हिंदी हेल्प होता है, अगर सही समझ लिए तो। अगर मात्रा में कंफ्यूज रहे, आपको एक एग्जांपल बोलता हूं, बहुत सारे यही कंफ्यूज कर लेते हैं। इंटरनेट का अर्थ क्या है बोल के एक क्वेश्चन आता, आप क्या लिखते हैं अवसर में, आपको आंसर आता, लेकिन लिखते समय आप गड़बड़ करते। कैसे देखो, इंटरनेट के इंटरनेट के अर्थ क्या है, इंटरनेट के अर्थ क्या है, इस प्रकार 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता। आप गलती कैसे करते, देखो आंसर सभी को है, लिखते समय एक ही मात्रा अगर आप रॉन्ग किए तो वो सीधा आंसर गलत होता है। इसका आंसर ऐसा आना, इंटरनेट इंटरनेट
एक दूसरे से संबंध बताने का एक अंतरजाल आना, अंतरजाल है बोल के आंसर आता। लेकिन आप क्या करते हैं गड़बड़ में, अंतरजल बोल के लिख देते। अंतरजल, देखो इंटरनेट का अर्थ होता है एक दूसरे कंप्यूटर के साथ संबंध बताने वाले अंतरजाल को हम इंटरनेट कहते हैं। लेकिन हम गड़बड़ में, यहां पर गड़बड़ करते हुए हम क्या लिख रहे हैं, अंतरजाल लिखने का अंतरजल लिख रहे, यानी सिर्फ हम आ की मात्रा भूल जा रहे, सिर्फ एक ही मात्रा है, आ की मात्रा भूल जाने की वजह से हमारा पूरा आंसर रॉन्ग हो रहा है, ये एक मार्क्स कट हो रहा। इसीलिए हमको एक एक मात्रा पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अंतरजाल और अंतरजल में फर्क इतना ही है, यहाँ पर सिर्फ आ की मात्रा है। ये आ की मात्रा आने की वजह से इसको इंटरनेट बोलते हैं हम। अंतरजाल बोले तो इंटरनेट, अंतरजल बोले तो जमीन के अंदर जो पानी रहते हैं उसे हम अंतरजल बोलते हैं। इस प्रकार हम जो मात्रा कंफ्यूज कर ले रहे हैं उसके अंदर ही हमारा मार्क्स जा रहे। अब टॉपर बच्चे तो कैसे भी कवर कर सकते हैं, जो वीक बच्चे हैं उसे पासिंग मार्क्स किस प्रकार निकालना चाहिए, फर्स्ट उस पर हमको फोकस करना है। फर्स्ट 8 मल्टीपल चॉइस को क्लियर कर लेना, उसके बाद अनुरूपता रहते हैं, आपको अनुरूपता बारे में बताता हूं मैं। यहाँ पर 4 मार्क्स के लिए अनुरूपता आता, जैसे एक आंसर के, एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देते हैं वही हिसाब से तीसरा आंसर का आप यहाँ पर आंसर लिखना रहता है। जैसे अब उदाहरण, कश्मीरी सेब पाठ है, कश्मीरी सेब ऐसा देखकर आगे क्या करते हैं, प्रेमचंद, नहीं तो कश्मीरी सेब लिखकर आगे कहानी बोल के देते हैं, कश्मीरी सेब कहानी, ऐसे ही गिल्लू बोल के देते हैं, डैश बोल के क्वेश्चन आता। लेकिन हम क्या करते, जो अभ्यास में है, पाठ के आगे जो अभ्यास में देते अनुरूपता वो उसको ही पढ़ते हम, लेकिन हमको रीडर पढ़ना चाहिए। बीच में से क्वेश्चन आते हैं, अभ्यास के अलावा रीडर में जो पाठ है एक बार पाठ को भी अच्छी तरह से हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि बीच में से भी अनुरूपता में आने का संभव रहता है। और पाठ का विधा जो पीठिका में देते हैं, इंडेक्स में जो पाठ देते, पाठ का विधा देते, उसको भी याद रखना बहुत जरूरी है। कैसे, देखो अब कश्मीरी सेब पाठ है आपका, ये कश्मीरी सेब पाठ का विधा क्या है बोले तो कहानी है, वो वही उसके जैसे ही कश्मीरी सेब जैसे कहानी है, ये गिल्लू पाठ क्या है बोल के इधर हमको लिखना है। तब हम वो पढ़े नहीं, सीधा अभ्यास में जो है वही पढ़े हैं, ये कौन सा विधा है गिल्लू पाठ का विधा हमें मालूम नहीं है, तब हम वो छोड़ के आते हैं, नहीं तो कुछ तो भी एक गलत लिख के आते हैं, इसीलिए वो गलत होता। ये गिल्लू जो है व्यंग्य रचना है। इस प्रकार ये पाठ का विधा भी याद रखना बहुत जरूरी है। हम डायरेक्ट अभ्यास पढ़े तो मार्क्स कवर नहीं होते, एक पाठ कंपलसरी डीप पढ़ना, बीच में से भी आते हैं। इस प्रकार अब 1 मार्क्स के रहते हैं, सिर्फ 4 आते हैं, क्योंकि गया साल से अब पैटर्न चेंज हो गए, पहले 8 1 मार्क्स के आते थे, अब चेंज हो गए, सिर्फ 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आ रहे, इसीलिए 8 ऑब्जेक्टिव, 4 अनुरूपता, 4 1 मार्क्स के। वीक बच्चों के लिए आपको कैसे पास होना है, टॉपर बच्चे तो कवर कर सकते हैं, 8 को 8 ये मल्टीपल चॉइस मिस नहीं करना, और अनुरूपता 4 1 मार्क्स के 4। इसके बाद 2-2 मार्क्स के
8 क्वेश्चन आते, 8 दुगने यानी 16 मार्क्स रहते। अब इसमें वीक बच्चों के लिए आप क्या भी लिखो, एक लाइन लिखे तो भी 1 मार्क्स तो मिलता। मुझे नहीं आता बोल के नहीं छोड़ना, मिनिमम 2-3 वाक्य में लिखे बोल के क्वेश्चन रहता। 2-3 अगर आपको नहीं भी आए, 1 लाइन तो उसके बारे में लिखे तो भी 1-1 मार्क्स मिलते। मतलब ये 8 ऑब्जेक्टिव, 4 अनुरूपता, 4 1 मार्क्स, 16, ये 2-2 मार्क्स के 8 को 8 अगर 1-1 भी मिले आपको तो 24 हो जाते। समझ में आ रहा है? 24 हो जाते। आपको पासिंग के लिए 28 होना, क्योंकि थ्योरी आपका 80 मार्क्स का रहता है, इसमें मिनिमम 28 लेना ही पड़ता थ्योरी में। सर आप समझते होंगे, सर मुझे इंटरनल 20 दिए सर, प्लस इधर मैं 27 लिया सर, मेरा टोटल 47 है, फिर भी फेल बोल के रिजल्ट आया सर। सर 35 को ही पास रहता बोल के मैं सुने सर, फिर भी मुझे 47 रहे तो भी फेल हो गए सर, मैं कैसे? ये माइंड में से निकालो। कई बच्चों के माइंड में यही है। आपको ये इंटरनल 20 को 20 दिए तो भी वो पासिंग के लिए काउंट नहीं होता। अच्छी तरह से याद रखिए, ये सिर्फ आपका इंटरनल मार्क्स है, ये पासिंग में काउंट नहीं होते। आपको पासिंग में 80 में से 28 कंपलसरी लेना है। अगर एक भी मार्क्स कम रहे तो तुम्हारा रिजल्ट फेल बोल के ही आता। इसीलिए 47 रहे तो भी क्या, आप 50 के ऊपर लाए तो भी रिजल्ट फेल ही आता। इसलिए 80 में से 28 कंपलसरी निकलना ही पड़ता है। इस प्रकार आप माइंड में रख के उसे पढ़ना पड़ता है। 24 तक तो आप कैच कर रहे हैं। एक पोएम रहता 4 मार्क्स के लिए, सिर्फ 4 पोएम है आपको हिंदी में कंठस्थ करने के लिए, और एग्जाम के दृष्टि से सिर्फ 4 पोएम में से चॉइस उसमें देते हैं, ये अथवा ये बोल के। अगर आप एक भी पोएम परफेक्ट पढ़े तो उसमें से चॉइस रहता। अगर ऊपर का नहीं आ रहा आपको सही, नीचे का तो लिखो, नीचे का सही आ रहा नहीं आ रहा, ऊपर का तो लिखो। अगर 4 लाइन रहता पोएम का, उसमें 2 भी लाइन अगर आप लिखे 2 मार्क्स मिलते, क्योंकि एक लाइन को 1-1 मार्क्स रहता। 4 लाइन का पोएम 4 मार्क्स। पूरा नहीं आया आपको, 1-2 लाइन तो कंपलसरी आते हैं, कितना वीक बच्चे रहे तो भी। अगर वो भी 2 आए बोले तो भी आपको 26 यहाँ तक होता। एक पैसेज रहता 4 मार्क्स का, ये तो सभी को पता है। पैसेज में तो आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में पैसेज रहता, उसको आपको पढ़ना है। फर्स्ट सही तरीके से फर्स्ट पैसेज को पढ़कर नीचे 4 क्वेश्चन देते, वो 4 क्वेश्चन का आंसर ये पैसेज में रहते। आपको एक एक क्वेश्चन पढ़कर उसका आंसर को इसमें ढूंढना है। ये इजी से अगर थोड़ा ध्यान देके अगर करेक्ट पढ़े तो आपको 4 मार्क्स यहाँ पर ढूंढने में दिक्कत नहीं होता। इजी से आप 4 को 4 कवर कर सकते। मतलब ये 26 प्लस ये 4 30 मार्क्स होता मिनिमम पासिंग बच्चों के लिए, बता रहा हूं मैं। इसके अलावा एक लेटर रहता 5 मार्क्स के लिए। आपको तो शायद सभी बताए सो रहते स्कूल में लेटर कैसा लिखना। आपको मालूम है, फर्स्ट राइट के तरफ डेट लिखना, फर्स्ट दिनांक बोल के, जो डेट रहता है एग्जाम के दिन वही डेट लिखना, आपको वही लिखने का रहता। राइट के तरफ ऊपर डेट लिखना, और उसी लाइन पे लेफ्ट के तरफ आपका एड्रेस लिखना, मतलब प्रेषक बोल के लिखना। प्रेषक XYZ, आपका क्या क्या नाम रहता वो सभी लिख लो, तो आपका एड्रेस और स्कूल का नाम लिखने के बाद यही नीचे आप अगर किनको लिख रहे उनका एड्रेस, अगर तो आपको प्रधान अध्यापक को ही लिखना है, यहाँ पर वही लिखना, सेवा में प्रधान अध्यापक, प्रधान अध्यापक। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल का नाम लिख लीजिए, XYZ, गांव का नाम लिखिए। इतना अगर लिखे आप करेक्ट बोले तो भी 1 मार्क्स मिलता आपको, क्योंकि लेटर में एक स्टेप बाय स्टेप को एक मार्क्स रहता। अगर तुमको कुछ भी नहीं आता लेटर में तो इतना भी अगर आप लिखे तो भी 1 मार्क्स मिलता। वीक बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं, मार्क्स कैसे कवर करना, पासिंग मार्क्स कैसे कवर करना। अगर इससे भी ज्यादा आता आपको बोले तो और आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद अब विषय बोल के लिखने का रहता, नहीं तो महोदय बोल के भी ऊपर लिख के नीचे विषय भी लिख सकते। फर्स्ट महोदय ये लिखने के बाद नीचे विषय,
किस विषय के ऊपर आपको लेटर लिखना है। अब 2 दिन की छुट्टी के हेतु प्रधान अध्यापक को एक लेटर लिखिए बोल के आता। 2 दिन के छुट्टी के हेतु ये विषय लिखना। ये विषय लिखने के बाद नीचे आपको क्या लिखना है, किस कारण की वजह से आपको छुट्टी होना। 2 दिन के छुट्टी तो ले रहे आप, लेकिन रीजन बताना वहां पर छुट्टी लेने के लिए। बहन की शादी के बारे में बता सकते हैं आप, नहीं तो आपका तबीयत बिगड़ने के कारण भी आप छुट्टी ले रहे बोल के बता सकते हैं। कई रीजन होते हैं। आपको सिर्फ 2 दिन छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को लेटर लिखना है। अगर विषय ये इतना लिखे तो भी आपको और 1 मार्क्स मिलते। उधर डेट और आपका एड्रेस और इधर महोदय विषय, अगर इतना भी लिख के छोड़े तो भी आपको 2 मार्क्स मिलते। अगर आपको नीचे आता अभी भी किस रीजन देके छुट्टी लेना है, अगर इधर आप लिखे बोले तो उसको 2 मार्क्स रहते हैं। अगर वो छोड़ के डायरेक्ट आप इधर आपका आज्ञाकारी बोल के आता राइट तरफ, आपका आज्ञाकारी, छात्र या छात्रा, छात्रा और छात्रा, इधर आपका नाम लिख लेना XYZ। इधर धन्यवाद लिखना नीचे। अगर बीच में आप लेटर नहीं भी लिखे तो इतना लिखे तो भी आपको टोटल डेट एड्रेस के लिए 1 मार्क्स, इसको 1 मार्क्स, ये लास्ट को 1 मार्क्स, 3 मार्क्स तो लेटर में मिलते हैं वीक बच्चों के लिए। अगर लेटर आपको लिखने को आता बोले तो लिख सकते हैं, अगर नहीं भी आया वो छोड़ दिए तो भी इतना लिखे तो भी 5 में से 3 मार्क्स आपको कवर होते। इस प्रकार आपको पासिंग मार्क्स 35 तक आप जैसे पढ़े वही हिसाब से अगर लिखे तो भी 35 तक आ रहे। अगर अच्छा कवर किए 2 मार्क्स का भी मैं पढ़ता हूँ सर लिखने आता बोले तो उसमें भी 8 क्वेश्चन रहते, 2 मार्क्स के भी 16 होता, 3-3 मार्क्स के टोटल 9 क्वेश्चन रहते हैं, मतलब 27 मार्क्स इधर ही है। मतलब आप जो भी स्कोर करना चाहते हैं ये 3 मार्क्स के वेरी लॉन्ग क्वेश्चन को मिस नहीं करना। अगर ये मिस किए बोले तो परसेंटेज डाउन होता। अगर आपको 90 क्रॉस करना है ये सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से लिखना है। इसके बाद 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क्स के हर पार्ट का रहता है। इस पार्ट का उद्देश्य लिखिए। तुम सिर्फ अभ्यास में का पढ़ते हैं वैसा नहीं, वो पूरा पार्ट होने के बाद लास्ट को उसका आशय बोल के रहता। इस पार्ट का आशय क्या है इसके बारे में लिखिए, नहीं तो टिप्पणी बोल के देते हैं। हर पार्ट के आगे टिप्पणी आता, इस टिप्पणी इसके ऊपर टिप्पणी लिखिए बोल के आते हैं। लेकिन आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, सिर्फ अभ्यास के क्वेश्चन को रट्टा मार रहे। टॉपर बच्चे रट्टा नहीं मारना, पूरे पार्ट कंपलसरी पढ़ना, तभी आपको बीच में से जो भी पूछते हैं उसके ऊपर आप आंसर लिख सकते हैं। डायरेक्ट अभ्यास पढ़े तो बीच में से आए तो आप बोलते सर ये आउट ऑफ क्वेश्चन है, कहां से दे कि क्या कि हमारे रीडर में ये है नहीं, आउट ऑफ कहां से भी नहीं आता, लेकिन उसे आप नहीं देखते। इसीलिए रीडर कौन पढ़ते उनको ही पता चलता कि ये इस पार्ट में का क्वेश्चन है। ये पार्ट अगर तुम अच्छे सुने तो आप अपने आप उसको याद करके लिख सकते हैं। अब लास्ट रहता 4 मार्क्स का यश्य। यश्य तो सभी आपको पढ़ाए सो रहता है स्कूल में, मिनिमम कुछ नहीं बोले तो भी एक 20 से 25 यश्य आपको देते, हर स्कूल वाले दे देते हैं। चॉइस रहते हैं आपको 2 या 3 यश्य देते, किसी एक के ऊपर निबंध लिखिए बोल के आता 4 मार्क्स के लिए। अगर अब एग्जाम्पल ग्रंथालय, नहीं तो अरण्य, समाचार पत्र, कंप्यूटर, इंटरनेट, कौन सा भी एक विषय के ऊपर आपको यश्य लिखने का रहता है। उसके ऊपर अगर मिनिमम 8 से 10 लाइन लिखो बोल के रहता, 8 से 10 लाइन अगर लिखे तो 4 को 4 मार्क्स मिलते। अगर तुमको उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो एटलीस्ट 2-3 लाइन तो हर एक को आता, कौन सा भी विषय अगर पूछे उसके बारे में 2-3 लाइन तो सभी को आता। अगर 2-3 लाइन भी अगर लिखे तो 1 मार्क्स तो फिक्स है। अगर अच्छा समझदार वाले टीचर रहे, अरे इतना तो लिखे जान दे बोल के 2 भी दे सकते हैं। इसीलिए सभी क्वेश्चन को फर्स्ट से लास्ट तक एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं आता बोल के नहीं छोड़ना, ये अच्छी तरह से याद रखो। अगर तुमको पासिंग मार्क्स कवर करना है, नहीं आता बोल के अगर तुम छोड़ भी दिए तो मार्क्स कैसा भी जा रहे। उसके बारे में आंसर नहीं आए तो भी रिलेटेड के बारे में कुछ भी लिखो, 1 मिलने का आधा तो मिलते।
वैसा तो नहीं आता बोल के छोड़ रहे, कैसा भी जा रहा हो मार्क्स, छोड़ने के बजाय कुछ भी वो क्वेश्चन के रिलेटेड के बारे में अगर एक लाइन दो लाइन लिखे तो एक मिलने का आधा तो मिलते, दो मिलने का एक तो मिलते। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट सभी स्टूडेंट को यही है, नहीं आता बोल के क्वेश्चन मत छोड़िए, जो भी आता आप लिख कर आइए, फर्स्ट से लास्ट तक सभी क्वेश्चन को टच करना, ऑटोमेटिक आप सभी पास होते हैं, इधर फेल होने का चांसेस नहीं है। इस प्रकार आप ये सभी ध्यान में रखते हुए अगर कंटिन्यू स्टडी किए तो 100% पास होते, और टॉपर बच्चे तो 100% आउट ऑफ आते। हम अब तक मैं जितना भी जो बोले हैं इसके ऊपर ध्यान दीजिए आप, हम ज्यादातर ज्यादा गलती इसमें कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में मात्रा पहचानने में बहुत गलती कर रहे, मात्रा को थोड़ा अगर ध्यान दिए तो आप 100% सक्सेस होते हैं। इस प्रकार ये ध्यान में रखकर आप कवर कर सकते हैं। बोलो बोलता अरे 5 निमिष हाँ हाँ राइट सर। हाँ अब पोएम है, क्या कर सकते बच्चे, आधा आते उनको आधा नहीं आते, छोड़ देते हैं। याद करो, टाइम तो बहुत रहता, हिंदी 3 घंटे में आप पूरे लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे 2 घंटे लिख के बैठ जाते हैं, टाइम तो रहता, इसीलिए उस टाइम का उपयोग कीजिए। कैसे, देखो हिंदी में सबसे इंपॉर्टेंट पोएम है, बहुत सारे तुम पिछले साल के सभी पेपर निकालो, 3 या 4 बार यही पोएम पर ज्यादा फोकस किए हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये पोएम के ऊपर ज्यादा फोकस किए, इस पोएम को आप परफेक्ट लीजिए। और इसमें इंपॉर्टेंट ज्यादा लास्ट प्यारा है, देखो कैसा है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो, और सुधार करो। जब तक सफल ना हो, जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस प्रकार ये ऑलरेडी ऊपर का यहां तक क्वेश्चन में रहता, ये लास्ट का यहां तक क्वेश्चन में रहता, आपको सिर्फ बीच में 3 या 4 लाइन याद रखना है। ये तो आप सभी क्वेश्चन में देख के लिख सकते हैं, अगर थोड़ा कुछ भी आप याद रखें तो बीच में से थोड़ा थोड़ा भी अगर याद करके लिखे बोले तो 4 मार्क्स में तो एटलीस्ट 2 मार्क्स तो आपको मिल सकते हैं। इसलिए कौन सा क्वेश्चन भी आप मत छोड़िए।
और आपको बहुत सारे मात्रा में ये होता, कैसा बोले तो प्रधान और प्रधान व्यत्यास लिखिए बोल के क्वेश्चन आता। बहुत बच्चों को ये कंफ्यूज होता, प्रधान बोले तो क्या और प्रधान बोले तो क्या, दोनों वर्ड सेम दिखता आपको। प्रधान प्रधान सर ये क्या है, इसमें क्या व्यत्यास है, दोनों आपको सेम दिखना, लेकिन इसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग है, क्योंकि यहाँ पर दा है, यहाँ पर धा है, ये एक मात्रा अलग है, उसी के वजह से इसका अर्थ भी अलग हो रहा। प्रदान बोले तो इसका अर्थ होता है देना, प्रदान करना, प्रदान करना, और प्रधान बोले तो मुख्य। लेकिन बहुत बच्चों को मालूम नहीं है, ये तो लिख देते नहीं तो ये तो लिख देते, मार्क्स कट होता है। फर्स्ट हमको समझना है क्या पूछे हैं। और तुमको क्या बोलते हैं, एक बार ये 7 है, इसको अक्षर में लिखिए, अक्षर में लिखिए।
और एक बात ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक भावार्थ क्वेश्चन आता 3 मार्क्स के लिए। वो भावार्थ किस पार्ट में का आता वो ध्यान में रखिए। बहुत सारे बच्चे सभी पढ़ते हैं, वो मत पढ़िए। भावार्थ सिर्फ 3 पोएम में से आते हैं। याद रखिए, फर्स्ट मातृभूमि पोएम, इसमें का भावार्थ 3 मार्क्स में आने का चांस रहता है। नहीं तो अभिनव मनुष्य, फोर्थ पोएम अभिनव मनुष्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी एक भावार्थ आने का चांस है। और इसके अलावा तुलसी के दोहे, ये 3 पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों में से ही एक भावार्थ आता आपको 3 मार्क्स के लिए। आप पिछले साल के 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर निकालिए, ये तीनों पोएम में से एक बार सभी भावार्थ पूछे। इसीलिए 3 ही भावार्थ हैं, आप तीनों पोएम निकाल के सभी भावार्थ परफेक्ट कीजिए, 3 मार्क्स आपको आते हैं। और इसके अलावा आप वीक बच्चे, सर इतना सिलेबस है, हमको पढ़ने को नहीं हो रहा, पूरा पाठ कैसा पढ़ना, ये बहुत बच्चों का समस्या यही है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको पासिंग मार्क्स करना है, मेन एक 5-6 पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो जो पार्ट इंपॉर्टेंट रहता है उसी के ऊपर हम फोकस करके वीक बच्चों को देते पासिंग पैकेज। वो कौन कौन से पार्ट है इंपॉर्टेंट, सिर्फ वीक बच्चे उतने ही पार्ट को आप फोकस कीजिए। टॉपर बच्चे पूरा पढ़ना, वीक बच्चों को पूरा पढ़ने नहीं होता। इसीलिए फर्स्ट पोएम है, उसमें का एक 3 मार्क्स का भावार्थ तो आता, एक 4 मार्क्स का पोएम तो आता, नहीं तो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता। इसीलिए वो पोएम को ज्यादा आप वीक बच्चे ये मत करो। सेकेंड पार्ट जो है कश्मीरी शेप, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते। इसीलिए 5 या 6 मार्क्स सेकेंड पार्ट में आने का चांस है। वीक बच्चे सेकेंड पार्ट को ज्यादा महत्व दो, वो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, उसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मिनिमम 4 से 5 मार्क्स सेकेंड पार्ट में चाहते। और थर्ड पार्ट है गिल्लो, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आते। तुम पिछले 5-6 साल का क्वेश्चन पेपर निकालिए, लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादातर ज्यादा थर्ड पार्ट में का आया। इसीलिए लॉन्ग क्वेश्चन ये 4 या 5 क्वेश्चन है वेरी लॉन्ग गिल्लो पार्ट में, वो 5 को 5 परफेक्ट किए तो उसमें से ही एक क्वेश्चन आने का चांस है। इसलिए वो पार्ट को परफेक्ट कीजिए। और भावार्थ फोर्थ अभिनव मनुष्य, इसमें एक 3 मार्क्स का भावार्थ आता, नहीं तो 1 मार्क्स का एक आता, चांस दूसरा नहीं है। और नेक्स्ट आता एपीजे अब्दुल कलाम, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 मार्क्स के आते हैं, 1 मार्क्स में भी आए, इसमें 3 मार्क्स में भी आए। इसीलिए ये अब्दुल कलाम का पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी परफेक्ट पढ़ो। और बसंत की सच्चाई 1 मार्क्स, इसमें भी 2 क्वेश्चन आते। वीक बच्चे जो भी है बसंत की सच्चाई पार्ट में जितने भी 1 मार्क्स है आप परफेक्ट कीजिए, उसमें से 2 क्वेश्चन कंपलसरी आते। और ईमानदारों के सम्मेलन में ये भी पार्ट जरूरी है 1 मार्क्स में, इसमें भी 2 आते। तुम पूरे 8 या 9 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, वो भी परफेक्ट पूरा पढ़िए, उसमें भी 2 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार जो वीक बच्चे हैं ये 4-5 पार्ट को अगर आप पढ़े अच्छे तो आपको 1 मार्क्स के पूरा आते। 2 मार्क्स का तो बोले मैं, अगर आपको पूरा लिखने नहीं आता तो 1 लाइन तो लिखिए उसके बारे में, 2 देने की जगह पे 1 तो मिल सकते हैं। इस प्रकार वीक बच्चे जो जो हम फोकस जो पार्ट पे हम बोले हैं वही पार्ट को ज्यादा फोकस करके आप अगर लिखे तो भी 30 से 35 मार्क्स लेके आप फेल होने वाले बच्चे भी पास हो जाते हैं। पूरा के पूरे पढ़े तो आपको मायने नहीं घुसते, हम जो अब 4-5 पार्ट जो इंपॉर्टेंट बताएं उसके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए। अब तक मैं जहां भी पढ़ा तो मैं जैसा बोले बच्चे वही हिसाब से पढ़ के हर साल मिनिमम 7 या 8 बच्चे आउट ऑफ आते। जैसे मैं मेथड अब तक बोले यही हिसाब से मिनिमम 7 या 8। मैं इससे पहले जब फर्स्ट कड़ियाल गुरुकुल बोल के है भालकी के पास, वहां पर भी 6 साल पढ़ाए थे। वहां पर सिर्फ 10th में 300-350 बच्चे है, 5-6 सेक्शन है, 40 से 50 बच्चे हिंदी में आउट ऑफ आते थे। क्यों बोले तो वही मेथड यूज करते थे, उन्हें हार्डवर्क नहीं करने का है। मैं बार बार यही आपको बता रहे हैं, स्मार्ट वर्क कीजिए। इस पार्ट में से कितने क्वेश्चन आए हर साल देखना हो, ये पार्ट में से कितना क्वेश्चन आ रहे, इंपॉर्टेंट कितना है, वो ये करके वही हिसाब से हमको पढ़ना है। आप क्या करते हैं, फर्स्ट से नहीं पढ़ते, लास्ट एग्जाम आते ही ये पढ़ना या वो पढ़ना बोल के कंफ्यूज में आ जाते, वो भी पढ़ने का नहीं होता।
ये भी पढ़ने का नहीं होता। इसीलिए लास्ट मोमेंट में क्या है, जो हम इंपॉर्टेंट बताए सिर्फ वही पार्ट के ऊपर आपको फोकस करना है, नहीं तो एक ही बार गड़बड़ होके पढ़े सो भी भूल जाते हम, आईएसओ आंसर भी एग्जाम में कंफ्यूज कर लेते। और लास्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है, एग्जाम हॉल में जाके 5 मिनट आपको रिलीफ रहना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते, क्या होता कि क्या की मैं इतना पढ़ के आया, मैं आया पढ़े सो आता कि नहीं की, ये उन्हें हैबत होके आधा बच्चे भूल जाते। ये गलती मत करिए। ज्यादातर बच्चे हैबत में लिखने को नहीं होता उनके, इसीलिए फर्स्ट 5 मिनट आप रिलीफ रहिए एग्जाम में। एग्जाम हॉल बोले तो कई बच्चे सेंट्रल जेल बोल के समझ लेते, जाते ही कांपने लगते। पेन पकड़ के हम रूम सुपरवाइजर रहते कई बार देखे, उनका हाल टिकट नंबर डाले तो भी कांपते ऐसा बच्चे। क्यों बच्चे बोलते सर डर लग रहा मुझे, अरे डरने की क्या बात है। कई बच्चों को माइंड में वही है, एग्जाम रूम बोले तो सेंट्रल जेल, वो कैदी को जैसे जेल में डालते ही कांपने लगता है, वैसे एग्जाम हॉल में आते ही बच्चे कांपते। निडर होकर आप बिंदास लिखिए, डरने की कोई बात नहीं है। क्यों बोले तो एक 5 मिनट रिलीफ रहो, माइंड रिलीफ रहे बोले तो आप जो भी पढ़े अपने आप याद आते। आप अगर टेंशन में गए, जो आने वाले आंसर भी आप भूल जाते हैं। इसीलिए टेंशन मत लीजिए, कूल होकर आराम से फर्स्ट क्या करो, आप फर्स्ट से लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन हैं एक बार पढ़ लिए। 10 मिनट गए तो भी परवाह नहीं है, आप फर्स्ट से लास्ट तक हर एक क्वेश्चन फर्स्ट पढ़िए। पूरा क्वेश्चन समझ में आने के बाद ही आप उत्तर लिखिए। हम एक एक बार क्या करते हैं, आधा क्वेश्चन पढ़ते ही जोश आता हमको, अरे कितना अच्छा इजी क्वेश्चन पूछे, लिखने चालू करते। आगे क्वेश्चन हम पढ़ते भी नहीं है, वो क्वेश्चन दूसरा रहता, हम आधा पढ़ते ही इसका आंसर लिख देते। बाद में बाहर आने के बाद बोलते अरे यार ये मिस्टेक हो गई, मैं वो है बोल के ये लिखे। ये गलती मत करिए। बहुत सारे बच्चों का समस्या यही है, जो टॉप निकलते हैं बच्चे इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते, जो फेल होते हैं ऐसे गड़बड़ करके ही मार्क्स खुद अपने हाथों से गवा बैठते हैं। इसलिए एग्जाम हॉल में आप गड़बड़ मत कीजिए, शांत बैठकर कूल माइंड से हर एक क्वेश्चन करेक्ट, एक एक बार छोड़ के 3-3 बार पढ़ो एक एक क्वेश्चन को। जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक आंसर मत लिखिए। तो आधा पढ़ते ही अगर लिखने गए तो ऐसा ही होता है। इसलिए 10 मिनट गए तो परवाह नहीं, फर्स्ट से लास्ट तक एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए। और आपको अगर फर्स्ट कौन कौन सा आता, फर्स्ट उसे लिख दीजिए, क्योंकि उतना मार्क्स तो परफेक्ट रहता आपका। पूरा फर्स्ट से लास्ट तक अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको जो जो आंसर आते फर्स्ट आप वही आंसर लिखिए। उसके बाद जो आधा कंफ्यूज रहता है वो लिखिए। उसके बाद अगर तुमको कुछ भी नहीं आता, अब कैसा भी छोड़ने का है बोले तो वो क्वेश्चन पढ़कर उसके रिलेटिव के बारे में क्या भी लिखो टोटली, लेकिन लिखना क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को टच करना है। अगर तुम छोड़ के आए तो मार्क्स कैसा भी जा रहे हैं, इसीलिए क्या तो भी लिखो तो 2 के जगह पे 1 तो मिलते हैं, आप 100% पास होते। लेकिन क्वेश्चन छोड़ के मत आइए और क्लासरूम में जाके हैबत मत हो जाए। कूल माइंड से आराम से बैठकर रिलीफ होकर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझकर उसको आंसर लिखिए, 100% सभी पास होते हैं। ज्यादातर बच्चे हैबत में ये हो जाते हैं। यही हमारा सूत्र है, ये सूत्र के हिसाब से आप इसे फॉलो कीजिए, 100% सभी पास होते हैं। धन्यवाद।